प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय सहकारी महासम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार और सहकार मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देंगे डबल मजबूती। सहकारिता की मजबूती के लिए किए गए कदमों को गिनाया। कहा, राज्यों और केंद्र के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना हो रहा सहकारिता कानून में समानता लाने का काम। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में की राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत। शुरू की 3.57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम। कहा, अमृतकाल में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन बनेगा प्रमुख मिशन। देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को पूरे हुए 6 साल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बावजूद किसी राज्य को नुकसान नहीं। टैक्स संग्रह में हुआ इजाफा। जून में कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने को बताया शर्मनाक। जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 23 दिन के दौरान होंगी कुल 17 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील। बम बम भोले के जयकारे के साथ शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा। बालताल और पहलगाम मार्गों से भक्तों ने शुरू की यात्रा। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध। पीएम मोदी ने यात्रा को बताया हमारी विरासत का एक दिव्य और भव्य स्वरूप। की अमृतकाल में देश के संकल्प से सिद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ने की कामना। सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। 4 जुलाई को फाइनल मुकाबले में कुवैत से होगी टक्कर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के समापन समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश शहडोल का दौरा किया और पीएम ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ भी किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती का 70 सालों में कोई हल नहीं ढूंढा गया। 2047 तक देश सिकल सेल से मुक्त होगा। इससे लड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी जांच कराना है। लालपुर में सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड का प्रधानमंत्री ने वितरण किया। असहनीय दर्द, सांस लेने में दिक्कत जैसे दूसरे लक्षण वाली बीमारी न सिर्फ घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर दे, बल्कि परिवारों को भी बिखेर दे। इस आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का आगाज किया। सिकल सेल एनीमिया पर अंकुश लगाने के लिए मिशन के कुशल कार्यान्वयन के लिए इसकी हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल विकसित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टल का उद्घाटन किया। इससे राज्यों को मिशन के कार्यान्वयन, प्रगति और वास्तविक समय पर ट्रैक करने, दक्षता और परिणाम में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका ऑपरेशन गाइडलाइन का भी विमोचन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ट्रेनिंग मॉड्यूल और काउंसलिंग मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया। प्रधानमंत्री ने शहडोल की धरती से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का संकल्प लेते हुए कहा कि हर साल इस बीमारी की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चों और उनके परिवारजनों के जीवन बचाने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के
एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महज कार्ड नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड है, जिससे देश भर के किसी भी जगह मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड मोदी की गारंटी है। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी गारंटी में खोट है और गरीबों पर चोट है। पीएम मोदी ने लोगों को सावधान करते हुए झूठी गारंटी देने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो कोई किसी क्षेत्र से जुड़ा वादा कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें कोई झोल है। जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। आदिवासी समाज की बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा सरकार ने उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है बल्कि संवेदनशीलता और भावनात्मक विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन भी किया। मध्य प्रदेश के शहडोल से अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक अनूठी पहल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा किया और जनजातीय समुदाय, स्वयं सहायता समूहों के अग्रणी व्यक्तियों, पेशा समितियों के नेताओं और ग्राम फुटबॉल क्लब कप्तानों के साथ उनसे बातचीत की। और अब आइए जानते हैं कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में सिकल सेल एनीमिया कार्ड दिया है उनका क्या कहना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें सिकल सेल एनीमिया का कार्ड दिया गया है, जिसके थ्रू हम हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में हम टेबलेट जो दवाइयाँ हैं वो हमें मिल सकता है आसानी के साथ। प्रधानमंत्री जी से हमको सिकल सेल एनीमिया का कार्ड मिला और उसका उन्होंने महत्व पूछा। इसके द्वारा क्या करना है तो उप स्वास्थ्य केंद्रों में हर जगह इसके माध्यम से हम अपना दवाइयाँ ले सकते हैं। मेरी बीमारी के बारे से पूछा उन्होंने, क्या होती है, क्या तकलीफ है,
और उन्होंने कार्ड पुरस्कार के तौर पर मुझे प्रदान किया है। मैं उससे बहुत खुश हूँ और उनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई है। पीएम की तरफ से मेरे को ये सिकलिंग का कार्ड मिला है। वो यही बोले कि बेटा इसको कंट्रोल करना है। अगली खबर, देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे इससे लोगों को फायदा हुआ और देश में तमाम टैक्स खत्म हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद कोविड के बावजूद किसी राज्य को नुकसान नहीं हुआ और टैक्स संग्रह में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने को शर्मनाक बताया। 1 जुलाई 2017 यानी 6 साल पहले संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गवाह बना देश में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का। कई सालों की मेहनत और केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के बाद जीएसटी काउंसिल ने 18 बार लंबी चर्चा की और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को आधी रात से देश को नया टैक्स सिस्टम मिला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म जिसने देश में कारोबार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। राज्यों के बीच सीमाएं हट गई, देश एक साझा बाजार बन गया। शनिवार को जीएसटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है। इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है। This path-breaking new legislation for a new India to bring in one tax for the entire country really saw the light of the day. And since 2016-17, actually from 2017, economic integration as one India. For economic integration, the GST was just that signal which all of us really welcomed. इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने में मदद मिली, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा बढ़ा। जीएसटी संग्रह के आंकड़ों पर गौर करें तो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 1 अप्रैल 2018 तक 1.0 करोड़ थी, या बढ़कर 1 अप्रैल 2023 तक 1.36 करोड़ हो गई है। जीएसटी कानून लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक राजस्व संग्रह 85 से 95 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व संग्रह एक तरह से सामान्य हो चुका है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बीते 16 महीनों से लगातार कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा है। जून 2023 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जून 2023 में कुल 1,61,497 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसमें बीते साल जून के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद चौथी बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। Pre GST and post GST, let's understand, GST has brought in greater tax buoyancy, as a result of which more than the GST growth, your GSDP growth, your tax collection is growing. Therefore, both center and states benefit. जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा है तो टैक्स की चोरी रोकने में भी मदद मिली है और इसका असर पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर पड़ा है। 30 जून 2016 तक की स्थिति देखें तो लगभग हमारे पास 13 तरह के टैक्सेस थे जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 18 तरह के सेस लगते थे। अब ये 13 और 18 मिलकर के एक टैक्स हो गया जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन में हमारा वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स है। महीने में आप जीएसटी के जरिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, और 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। उद्योग जगत और कंपनियों के सीईओ ने जीएसटी की काफी तारीफ की है। जीएसटी आने के बाद में हमने बिजनेस में काफ़ी चीज़ें सुधार हुआ है, जिससे कि हमारे कंप्लायंस बर्डन कम हुए, जिससे कि हम समय पे अपनी सब चीज़ें कर पाते हैं। जी ने जो जीएसटी एरा चालू किया था वैट के बाद में शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी जब तक सिस्टम सेट नहीं हुआ था, लेकिन एक बार जीएसटी जब सेट हो गया, सभी चीज़ें इन प्लेस हो गई, तो उसके बाद में इसमें जीएसटी की वजह से बिजनेस करना आसान हो गया। जीएसटी के नए तंत्र ने केंद्र और राज्यों दोनों को समान कर लाने का अधिकार देता है और यही वजह है कि देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए देश के टैक्स सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं।
जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होने की वजह से ब्लैक मनी की समस्या पर भी लगाम लगी है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अगली खबर, केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में पैदा हुई धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार धान पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाभार्थी और धान पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उच्च एचपी वाले ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़ी गांठ बांधने वाली मशीन, रेकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए परियोजना प्रस्ताव आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो धान पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती हैं। राज्य सरकारें परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परियोजना लागत की 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। उद्योग 25% का योगदान करेंगे, जबकि 10% का योगदान किसान या किसान उत्पादक संगठन करेंगे। प्रमुख अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक लेख में पश्चिम एशिया में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला है। इसे पिछले कुछ वर्षों में इस भू राजनीतिक क्षेत्र के घटनाक्रम में भारत की अहम रोल के रूप में देखा जा रहा है। लेख में इसराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लेख में कहा गया है कि क्षेत्र में भारत की शक्ति को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। लेखक स्टीवन ए कुक ने अपने लेख में लिखा है कि यदि अमेरिका के पश्चिम एशियाई साझेदार वॉशिंगटन के विकल्प की तलाश में हैं, तो बेहतर होगा कि नई दिल्ली इन विकल्पों में से एक हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं रह सकता, लेकिन भारत के पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की सूरत में न तो रूस और न ही चीन वो भूमिका निभा सकते हैं। लेखक ने लगभग एक दशक पहले की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए जिक्र किया कि उस समय उनके मन में यह बात आई थी कि भारतीय पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा के 10 साल बीत जाने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। लेख में भारत और इन दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं इसराइल के साथ भारत के संबंधों को लेकर लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सबसे बेहतर संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2017 में इसराइल की यात्रा करने और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1 साल बाद भारत की यात्रा किए जाने के बाद ये संबंध विशेष रूप से उच्च तकनीक और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकसित हुए हैं। कुक ने लिखा कि पहले भारतीय उद्योगपतियों के इसराइल में निवेश से परहेज के मामले में अब बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मिस्र यात्रा का उल्लेख करते हुए लेख में कहा गया है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लगभग 6 महीने पहले भारत की यात्रा की थी और वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। साथ ही लेख में कहा गया है कि चीन की तरह ही भारतीय भी यूरोप और अफ्रीका में अपना माल भेजने के लिए मिस्र को प्रमुख द्वार के रूप में देखते हैं। लेखक ने लिखा है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को चीन के साथ महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना रोचक है। लेख में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बीजिंग का एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी होना मददगार रहेगा, क्योंकि बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में मोदी की वॉशिंगटन यात्रा भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी, जिसमें राजकीय रात्रि भोज और कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी शामिल था।
और अब बात अमरनाथ यात्रा की। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस बार की यात्रा 62 दिनों की है, जिसमें सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं, जैसे कि घोड़े खच्चर की प्रीपेड सर्विसेज, रहने के लिए विस्तारित इंतजाम और पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग भी। मौसम पर नजर, जिससे समय रहते ही किसी भी आकस्मिकता को संभाला जा सके। तो हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया श्राइन बोर्ड के कैंप डायरेक्टर रामकेश शर्मा से। चंदनबाड़ी में श्राइन बोर्ड कैंप डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर नए कदम उठाए गए हैं। चंदनबाड़ी का पूरा ट्रैक हम आपसे समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से नए कदम यहाँ पर सहूलियत के लिए उठाए गए। ये चंदनबाड़ी का जो ट्रैक है, इसका जो बेस कैंप है, ये नुनवान में है। नुनवान से चंदनबाड़ी तक लगभग 14 किलोमीटर जो है वो व्हीकल से ट्रेवल किया जा सकता है। और जो ट्रैक है वो चंदनबाड़ी से शुरू होता है, जिसकी कोई लंबाई जो है 32 किलोमीटर है। और इसके बाद जो मेन जो कैंप है वो शेषनाग आता है और उसके बाद पांचतनी के बाद केब। पहले यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें थी और अब किस तरह से नए कदम? यहाँ अब हम जो भी यात्री है वो RFI कार्ड जो है उसके बिना नहीं ट्रैक को एंटर कर सकता, जिसको हम किसी भी इवेंचुअलिटी के वक्त हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। और पूरा ये एक टाइम है इसका, उसी टाइम हम छोड़ते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो यात्री जो अगले कैंप है, जो हाल्टेज है, उसमें सेफ एंड साउंड पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या यहाँ पर नया काम? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक यहाँ DRDO का हॉस्पिटल है, जो एक DRDO ने बनवाया है और 100 बेडेड है। इसमें लेटेस्ट जो क्रिटिकल केयर की वो सारी एम्बुलेंसेज भी है, एक ICU यूनिट भी है, 35 के करीब जो है ऑक्सीजनेटेड बेड है। बाकी वो है जो यात्री है जिसको कोई दिक्कत होगी हम उसको यहाँ लाते हैं। मौसम कितनी बड़ी चुनौती है और उससे निपटने के मौसम इस ट्रैक का टर्बुलेंट रहता है, लेकिन हमने ये पूरा रखा है। जो हमारा मौसम विभाग है वो हमने टाइमली इन्फॉर्म करता है और हम खुद भी देखते हैं, उसी के हिसाब से हम यात्रा छोड़ते हैं, यात्रा हाल्ट करते हैं। तमाम नए कदम उठाए गए हैं। DRDO का हॉस्पिटल तो बनाया ही गया है 100 बेडेड यहाँ पर। इसके साथ ही जो प्रीपेड सेवा यहाँ पर शुरू की गई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर सुधार किया गया है, क्योंकि 32 किलोमीटर का लंबा ट्रैक यहाँ से हो जाता है, वो अपने आप में यात्रियों को काफी सहूलियत इस वक्त दे रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, चंदनबाड़ी। जो पहला सेटअप था यहाँ का लास्ट ईयर का, इट वाज ओनली 50 बेड हॉस्पिटल। नाउ more 50 beds have been added to the facility, which are residential as well as for patient care. बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो these are related to chest. We have a pulmonologist here, 2 pulmonologists here at this setting, and they are taking care of all the chest patients which are here, hypoxia, pulmonary edema, heart problems related to heart. There are so many people, so many presentations which we are facing here and effectively treated by our doctors. अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने आज तीस्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। एलन मस्क ने ट्विटर के यूजर्स के लिए अब एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 3 नए नियमों के बारे में बताया है। उन्होंने ट्विटर पर यूजर्स के लिए सीमाएं लागू कर दी हैं। इसमें सत्यापित यूजर अपने खाते से प्रतिदिन 6000 पोस्ट देख या फिर पढ़ पाएंगे। वहीं असत्यापित खाते मात्र 600 पोस्ट ही अपने अकाउंट से देख पाएंगे। वहीं नए असत्यापित खाते एक दिन में सिर्फ 300 पोस्ट ही देख और पढ़ पाएंगे।
और बात समान नागरिक संहिता की, जिस पर मंथन का दौर लगातार जारी है। इसमें सभी हितधारकों के विचारों को जगह दी जा रही है। सरकार ने भी समान नागरिक संहिता पर लोगों से विचार मांगे हैं। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। ये सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना समान रूप से लागू होगा। यूपी के हापुड़ में आम लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। जो यूसीजी कानून है उसके लिए मेरा फुल समर्थन है और ये बहुत अच्छा है और इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं इस कानून का जो है समर्थन करता हूं। इससे जो है सब में जो है भेदभाव जो है, ये जो सरकार है हमारी, ये जो है सबका भेदभाव खत्म कर रही है। जो लोगों के बीच में जो भेदभाव है, इससे जो है सभी लोगों को फायदा होगा इस कानून से। मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। माननीय मोदी जी जो हैं वो सबके लिए सब बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन पूरी तरीके से करता हूं। जैसे नाज है, सबको मिल रहा है, हर चीज की सुविधाएं जो है वो सरकार हमारी सबको बराबर दे रही है। मैं अपने मुस्लिम समाज की तरफ से यूसीसी कानून का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है, जिसमें सरकार सभी के साथ समानता का अधिकार सबको देना चाह रही है, क्या इसमें विवाह हो या ये सरकारी योजनाएं हो, क्या ये बच्चे हो या शादी हो, सभी को बराबर अधिकार देने का जो कार्य सरकार कर रही है ये काबिले तारीफ है। खबर खेल के मैदान से। सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फाइनल में टीम इंडिया की टक्कर अब कुवैत से होगी। सेमीफाइनल में भारत और लेबनान के बीच जोरदार टक्कर हुई। निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर पाईं। इसके बाद 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हो सका। इस कारण मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंच गया, जहां भारतीय टीम ने बाजी मार ली। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।